सो लास्ट क्लास में हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को स्टार्ट कर दिया था और हमने समझा था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है एंड इट इज़ वन ऑफ द चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। कोई भी कंपनी के साथ अगर डील करता है तो वो बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को पढ़ के रखा है। ये प्रिज्यूम किया जाता है, इट इज़ प्रिज्यूम दैट दैट पर्सन हैज़ ऑलरेडी रेड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसके अलावा हमने देखा था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दायरा सेट कर देता है एक कंपनी का जिसके बियॉन्ड कंपनी नहीं जा सकती, और अगर वो जाए तो उसको हम बोलते हैं अल्ट्रा वायर्स, विच मीन्स वो हो जाएगा वो वॉइड। अब यहाँ पर हमने फर्दर देखा था कि कंपनीज एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 है, 470 सेक्शंस हैं, इसके अलावा शेड्यूल्स हैं। तो जो शेड्यूल नंबर 1 है वो यहाँ पर बताता है कि कंपनी अगर चाहे तो फॉर्मेट्स डिसाइड कर सकती है कि हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का ये फॉर्मेट रहेगा, और डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द कंपनी आप डिसाइड करके रख सकते हो कि कौन से कंपनी का क्या फॉर्मेट आपका कैसे रहता है। अब चलिए हम यहाँ पे कवर करते हैं द कंटेंट्स ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, द कंटेंट्स ऑफ द मेमोरेंडम of association. So what are the contents of memorandum of association? सबसे पहला क्लॉज जो है उसको हम बोलते हैं नेम क्लॉज। तो नेम क्लॉज बेसिकली क्या करता है, वो यहाँ पे बताता है व्हाट इज गोइंग टू बी द नेम ऑफ द कंपनी। नेम क्लॉज टेल्स यू व्हाट इज गोइंग टू बी द नेम ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दूसरा आता है, उसको हम बोलते हैं डोमिसाइल क्लॉज। ठीक है, अब ध्यान रखना डोमिसाइल क्लॉज यहाँ पर कई लोग यहाँ पे लिखते हैं कि रजिस्टर्ड ऑफिस बता, मतलब एड्रेस बताते हैं और ये करते हैं, ऐसा नहीं होता। डोमिसाइल क्लॉज बेसिकली आपको बताता है द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। ओके, ध्यान रखना एड्रेस नहीं, सिर्फ स्टेट का नाम बताएगा। तीसरा आपको मिलेगा इसके बाद जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज बेसिकली बताता है व्हाट इज द पर्पस of the company और what is the purpose of incorporating the company। कंपनी किस बिजनेस में जाएगा, what work the company is going to do, activities, business activities। ये आपको कहाँ पर पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द कंपनी। इसके बाद आपको मिलेगा कंपनी का लायबिलिटी क्लॉज। मुझे बताओ लायबिलिटी क्लॉज किसके लिए होता है? लायबिलिटी क्लॉज इज फॉर द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी or for the liability of the members? It is for the liability of the company or liability of members? Correct. So it is going to be the liabilities of the members of the company. ठीक है, अब हमें पता है liability of the members of the company ब्रॉडली दो कैटेगरीज में होता है, या तो वो होगा लिमिटेड या फिर वो होगा अनलिमिटेड। करेक्ट, और अगर लिमिटेड हुआ तो फिर आपके पास यहाँ पे फर्दर दो कैटेगरी आ जाएगा, लिमिटेड बाय शेयर्स या फिर लिमिटेड बाय गारंटी। ओके, फिर आप देखिए यहाँ पर फिफ्थ आपके पास आता है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल क्लॉज। सो व्हाट डज कैपिटल क्लॉज डू? कैपिटल क्लॉज बेसिकली यहाँ पर बताएगा व्हाट इज गोइंग टू बी द, व्हाट इज गोइंग टू बी द, बताओ, ये डिस्कस कर चुके हैं हम। कैपिटल क्लॉज क्या बताएगा? व्हाट इज गोइंग टू बी द, वेरी गुड, ये बताएगा व्हाट इज गोइंग टू बी द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। और ये ऑथराइज शेयर कैपिटल का फर्दर बाइफरकेशन भी होगा कि इतने शेयर्स है इनटू इतना फेस वैल्यू है। करेक्ट, ये आपको देखने को मिलेगा इन द ऑथराइज्ड और द कैपिटल क्लॉज। और लास्ट में फिर आपके पास आ जाता है जिसको हम बोलते हैं सब्सक्राइबर क्लॉज। इसको कई बार एसोसिएशन क्लॉज भी बोलते हैं। यहाँ पर बेसिकली
जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो साइन करते हैं और उनके सारे पर्टिकुलर्स होते हैं. सो द नेम, ऑक्यूपेशन, देन द एड्रेस, राइट, नंबर ऑफ शेयर्स जो ये सब्सक्राइब कर रहे हैं बाय द सब्सक्राइबर्स. ये आपको मिलेगा कहाँ पे? सब्सक्राइबर क्लॉज में. तो अगर एक पब्लिक कंपनी है तो कितने सब्सक्राइबर्स होने चाहिए? अगर एक पब्लिक कंपनी है तो कितने सब्सक्राइबर्स होने चाहिए कम से कम? वेरी गुड, 7. प्राइवेट लिमिटेड में 2. और अगर एक, हाँ, और अगर ओपीसी इनकॉर्पोरेट किया है तो 1. वो खुद ही करेक्ट. यहाँ पर आप देखो नेम ऑफ द कंपनी वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ रहेगा. द नेम ऑफ द कंपनी इज, लेट्स से, गुप्ता ट्रेवल्स लिमिटेड. ठीक है, ये इस तरह से रहेगा. स्टेट तो वो आपको ऐसे बताएगा, दिस कंपनी इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ, लेट्स से, गुजरात. आया. और एक्टिविटीज में फिर आपको ये बताएगा जैसे ट्रैवल एंड टूरिज्म. हालांकि ऑब्जेक्ट क्लॉज इतना सिंपल नहीं होता. ऑब्जेक्ट क्लॉज में काफी कुछ होता है बट आपको समझाने के लिए ये पॉइंट्स बताए. इसी तरह से लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, या फिर अनलिमिटेड ऑथराइज शेयर कैपिटल जो कि इस तरह से डिवाइडेड होगा. ओके, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज. अब अगर आपके पास है एक ओपीसी, ठीक है, तो उस ओपीसी के अंदर आपको एक सेवेंथ क्लॉज भी मिलेगा. क्या होगा वो सेवेंथ क्लॉज? व्हाट इज द सेवेंथ क्लॉज इन केस ऑफ ओपीसी? नॉमिनी क्लॉज. ये बेसिकली क्या बताएगा कि अगर जो वन पर्सन, कंपनी का वन पर्सन है, उसका अगर डेथ हो गया तो वो यहाँ पर क्या करेगा? कंपनी को कंट्रोल में लेगा. तो ये आपके पास है द नंबर ऑफ क्लॉजेस और द डिफरेंट क्लॉजेस ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. ठीक है, अब ध्यान रखना, जब भी आप ऑल्टरेशन करोगे, ठीक है, वेन एवर यू आर गोइंग टू डू ऑल्टरेशन of the memorandum of association or the alteration of the articles of association, आपको क्या पास करना पड़ेगा? आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. ये आप ध्यान रखना. अब यहाँ पर अगर आप लेकिन नॉमिनी क्लॉज को चेंज करते हो तो उसको ऑल्टरेशन की तरह ट्रीट ही नहीं किया जाता. सो नो नीड ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन. बट इफ नॉमिनी क्लॉज, okay, if nominee clause is altered, then it is not equal to alteration of memorandum of association. In that case, there is no need of special resolution. Does this make sense? Does this make sense? अब आप पूछोगे कि सर ये स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है. तो देखो, कंपनी में अगर आपको डिसीजन लेना है, ठीक है, देखो रेजोल्यूशन का मतलब, देखो हमारे सामने कोई एक सिचुएशन आ गया है, उसको हम रिजॉल्व करना चाहते हैं. तो रेजोल्यूशन इज बेसिकली टू रिजॉल्व. और हम उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे? बाय टेकिंग अ डिसीजन. तो कंपनी में अगर हम बोलते हैं रेजोल्यूशन मतलब कंपनी ने डिसीजन लिया. अब कंपनी के जो डिसीजंस है, ठीक है, द कंपनीज डिसीजन, ये आपको मिलेंगे ब्रॉडली दो कैटेगरीज में. देखो कंपनीज एक्ट खुद ही बताता है कि इन चीजों के लिए डिसीजन कौन लेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेंगे. और इन चीजों के लिए डिसीजन कौन लेगा? मेंबर्स लेंगे. ठीक है, कंपनीज एक्ट खुद ही क्लियरली स्पेसिफाई करता है इनके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनके लिए मेंबर्स. अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करेंगे और उस बोर्ड मीटिंग के अंदर ये पास करेंगे बोर्ड रेजोल्यूशन। ये आया समझ में? और अगर ये बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो गया तो हम बोलेंगे कंपनी ने के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये डिसीजन ले लिया है। बोर्ड रेजोल्यूशन कैसे पास होता है? जब majority डायरेक्टर्स अग्री करते हैं, ठीक है। व्हेन द majority ऑफ द डायरेक्टर्स दे वोट इन फेवर, तो हम क्या बोलेंगे? बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो गया। अच्छा, अगर बात आती है मेंबर्स के डिसीजन की, ठीक है, तो मेंबर का डिसीजन कैसे हो सकता है? मेंबर का डिसीजन होगा मेंबर्स के मीटिंग में, उसको हम बोलते हैं जनरल मीटिंग। अब ये जो जनरल मीटिंग होता है ये दो तरीके का होता है। एक होता है एनुअल जनरल मीटिंग और एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ठीक है। ये सब आपको शायद मॉड्यूल में ना मिले। एनुअल जनरल मीटिंग के नाम से ही लग रहा है कि सर हर साल ये एजीएम होता है। तो एजीएम क्या होता है? देखो, दो एजीएम के बीच में अगर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट सिचुएशन आ गया कि आपको इमीडिएटली मेंबर से डिसीजन लेना है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे? यू आर गोइंग टू होल्ड एजीएम। आया आपको समझ में? एजीएम इज एनुअल, ये हर साल होना ही होना है, हर कंपनी को एजीएम करना ही पड़ता है। लेकिन ईजीएम क्या होता है? बोला सर दो एजीएम के बीच में अगर कोई डिसीजन कंपनी को लेना है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ईजीएम। तो कंपनी में या तो आप जनरल मीटिंग के थ्रू डिसीजंस ले लो, कई बार यहाँ पे कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि ईजीएम करने की बजाय कंपनी ये डिसीजन को कैसे ले सकती है, यहाँ पर ऑल्टरनेटिवली। ऑल्टरनेटिवली कंपनी यहाँ पर क्या डिसीजन ले सकता है? कंपनी कैन टेक द डिसीजन थ्रू पोस्टल बैलेट। अब सर ये पोस्टल बैलेट क्या है? देखो, पोस्टल बैलेट बेसिकली दो तरीके से हो सकता है। आपको एक लेटर मेल किया जाएगा और उस मेल में आपको टिक करना होगा वेदर यू वोट इन फेवर और यू वोट अगेंस्ट, और उसके बाद में ये लेटर को आप ले जाके कंपनी को सेंड कर दो। आज की डेट में ये इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकता है, जिसको हम ई वोटिंग बोलते हैं। तो आपको एक ईमेल आईडी और एक पासवर्ड दिया जाएगा, ठीक है, एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड, और वेबसाइट का नाम बताया जाएगा। उस लॉगिन आईडी पासवर्ड के थ्रू आप उस वेबसाइट में जाओगे, लॉगिन करोगे और आपका जो भी वोट होगा आइदर इन फेवर और इन अगेंस्ट, ये आप वोट पास कर दोगे। तो ईजीएम की बजाय आप ऑल्टरनेटिवली पोस्टल बैलेट भी पास कर सकते हो। तो सर अभी तक ये समझ में नहीं आया कि एसआर क्या होता है। बात तो इसके लिए हुआ था, बिल्कुल सही। तो जो मेंबर्स के डिसीजंस होते हैं, मेंबर्स का डिसीजन कहाँ लिया जाएगा? जनरल मीटिंग में। लेकिन जैसे बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है, वैसे मेंबर्स के लिए दो तरह का रेजोल्यूशन बताया हुआ है। एक है जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एक होता है हम उसको बोलते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। अब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कहाँ पास करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन कहाँ पास करना है, ये सब कहाँ पर लिखा है? कंपनीज एक्ट में। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऑर्डिनरी काम है तो ऑर्डिनरी बिजनेस मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल काम है तो स्पेशल रेजोल्यूशन, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनीज एक्ट खुद ही बताता है कि इस चीज के लिए आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है और इस चीज के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। तो सर दोनों में फर्क क्या है? अगर हम बात करते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज सिंपल majority। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज सिंपल majority। एक कंपनी सिंपल majority मोर देन 50% अगर अग्री कर जाते हैं तो ये हो गया। स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या होगा कि आपको 3/4 अग्री करने चाहिए। अगर 3/4 अग्री करेंगे तो हम बोलेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया। सिंपल मेजोरिटी में हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? मोर देन 50%। मोर देन 50% अगर अग्री कर जाते हैं तो हम बोलेंगे ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया। आप मुझे बताओ, क्या ये आप लोगों को क्लियर हुआ? क्या ये आप लोगों को क्लियर हुआ? राइट। तो ये सिंपल है, ये शायद आपको मॉड्यूल के अंदर नहीं मिलेगा, बट ये मैंने आप लोगों को इसलिए बताया क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे।
आर्टिकल्स और फिर ये रेजोल्यूशन वगैरह, तो फिर आप परेशान होगे कि सर एसआर क्या होता है, बीआर क्या होता है, ओआर क्या होता है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर क्लियरली समझा दिया कि रेजोल्यूशन मतलब टू टेक द डिसीजन। तो अगर हम बोलेंगे रेजोल्यूशन पास हो गया कंपनी में, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर कंपनी ने डिसीजन ले लिया। आजकल आप जैसे न्यूज़पेपर उठाओगे, अभी तो खैर थोड़ा कम होगा, बट पिछले महीने, उससे पिछले महीने अगर आप न्यूज़पेपर उठाते तो वहां पर बोलते हैं डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट का रेजोल्यूशन पास हो गया, या मेंबर्स ने वो रेजोल्यूशन को ब्लॉक कर दिया। तो रेजोल्यूशन को ब्लॉक कर दिया मतलब वो डिसीजन कंपनी अब नहीं ले सकता। बेसिकली उस डिसीजन पे वहां पे किसी ने टांग अड़ा दिया कि नहीं, ये नहीं होगा। ओके, इज दिस क्लियर? ओके, एक चीज और देखना, यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि सिंपल मेजोरिटी, 3/4 अग्री और ये, तो इसका क्या मतलब होता है, जितने मेंबर्स मीटिंग में प्रेजेंट है उसका मेजोरिटी। तो सपोज करो किसी कंपनी के अंदर अगर मैं बोलूं कि सपोज 10,000 मेंबर्स है, ठीक है, इन 10,000 मेंबर्स में से लेट्स से सिर्फ 6,000 मेंबर्स ही मीटिंग के अंदर आए, 6,000 जो है दे आर प्रेजेंट इन द मीटिंग। तो अगर मुझे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है, अगर मुझे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है, तो मुझे 50% ऑफ किसका लेना चाहिए, 6,000 या 10,000? 50% ऑफ व्हाट, यहाँ पर मैं लूंगा 50% ऑफ 6,000। तो मैं बोलूंगा ये तो हो गया 3,000, इस 3,000 में एक और ऐड कर दूंगा तो हो गया मेजोरिटी। देखो 3,000 में टाई था और 3,000 एक जैसे ही हो गया, ये हो गया ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन अगर मुझे पास करना है तो मिनिमम इतना चाहिए, और अगर यही इसी कंपनी में स्पेशल रेजोल्यूशन मुझे पास करना है तो मुझे कितना मेजोरिटी चाहिए, आई नीड 3/4 ऑफ 6,000। तो मुझे 4,500 मेंबर्स फेवर में वोट करने चाहिए, तो जाकर मेरा स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। डज दिस मेक सेंस? सो हम कौन से मेंबर्स को काउंट करेंगे, मेंबर्स हु आर प्रेजेंट इन द मीटिंग, द मेंबर्स हु आर present in the meeting and they are voting, और present in the meeting and voting। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने आप लोगों को बताया था कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो क्या करता है, वो कंपनी का दायरा डिसाइड कर देता है, करेक्ट। वो कंपनी का फ्रेमवर्क, वो फ्रेमवर्क डिसाइड कर देगा कंपनी का, वो कंपनी का जैसे मैंने दायरा वर्ड बताया, तो वो यहाँ पर आपका सेट हो जाता है, बाउंड्री सेट कर देता है कंपनी का, और इसके बियॉन्ड कंपनी नहीं जा सकता, राइट। एंड कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस, कैन नॉट गो बियॉन्ड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एंड इफ इट गोज देन, इफ इट गोज तो वो बन जाएगा वॉइड, वो हो जाएगा अल्ट्रा वायर्स, ठीक है। अब ध्यान रखना, अगर कोई अल्ट्रा वायर्स एक्ट हो गया, ठीक है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अल्ट्रा वायर्स अगर कोई एक्ट हो गया, तो ध्यान रखना सारे के सारे मेंबर्स अगर अग्री भी कर जाए ना, तो भी वो रेटिफाई नहीं होगा, राइट। ध्यान रखना, इफ देयर इज अ एक्ट विच इज अल्ट्रा वायर्स, ओके, इफ इट इज अल्ट्रा वायर्स टू द कंपनीज एक्ट, तब तो डेफिनेटली ये क्या है, वॉइड है। इफ इट इज अल्ट्रा वायर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तब भी ये क्या है, ये वॉइड है। और ये वॉइड है, और इसमें आगे फर्दर क्या होता है, दिस कैन नॉट बी रेटिफाइड, दिस कैन नॉट बी रेटिफाइड। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, गुप्ता ट्रेवल्स लिमिटेड हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट किया। अब गुप्ता ट्रेवल्स ने अचानक से यहाँ पर क्या कर दिया, ट्रांसपोर्ट का काम भी शुरू कर दिया। ट्रैवल मतलब वो ट्रैवल और टूरिज्म में था,
लेकिन ट्रांसपोर्ट का काम नहीं लिखा हुआ था या कोरियर सर्विस नहीं लिखा हुआ था। गुप्ता जी ने अचानक से कोरियर का भी बिजनेस शुरू कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, अल्ट्रा वायर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये काम नहीं लिखा हुआ। सेकेंडली, आपको ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है कि अब सारे के सारे मेंबर्स अगर अग्री कर जाएं और बोल दे कि चलो कोई बात नहीं, हमने शुरू कर दिया कर दिया, हम अब स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर देते हैं। मेमोरेंडम को ऑल्टर ही तो करना है ना, ये देखो मैंने आपको बताया था मेमोरेंडम को ऑल्टर करने के स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है। तो चलो हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं, मीटिंग बुलाओ, सारे के सारे शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन पास करेंगे। और स्पेशल रेजोल्यूशन क्या, हम तो 100% रेजोल्यूशन पास करेंगे यूनानिमसली, 100% सारे के सारे मेंबर्स अग्री करते हैं और हम इसको रेटिफाई करना चाहते हैं। तो क्या ये रेटिफाई हो जाएगा? आंसर इज नो, इट कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन इफ all the members agree. Okay, even if all the members agree. Does this make sense? अच्छा, अब मैं आपसे एक पॉइंट पूछता हूं, व्हाट इफ अगर कोई एक्ट ऐसा हो गया विच इज अल्ट्रा वायर्स टू द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तो वो वॉइड होता है, ठीक है। बट यहां पर एक डिफरेंस है, दिस कैन बी रेटिफाइड, दिस कैन बी रेटिफाइड, कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करे और इसको रेटिफाई कर सकता है। आगे हम पढ़ेंगे इसको, क्योंकि देखो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बेसिकली क्या है, ये कंपनी का इंटरनल डॉक्यूमेंट है। तो इंटरनल डॉक्यूमेंट के अंदर हम उसको रेटिफाई कर सकते हैं, बट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है ये कंपनी को बाहर की दुनिया से कनेक्ट करता है। ये कंपनी के क्या हो गए, अंदर के बाइलॉज, ये कंपनी को कनेक्ट करता है बाहर के साथ, तो वो रेटिफाई नहीं होगा। हाँ, अंदर का बाइलॉज है, अंदर की बात है, कुछ अथॉरिटी के बियॉन्ड काम हो गया, कुछ हो गया, तो चलो कोई बात नहीं, उसको आप रेटिफाई कर दो, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। आप बताइए, इज दिस क्लियर? अच्छा, क्या कोई ये बोल सकता है मुझे पता नहीं था? सिंपल सी बात है, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन दोनों पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपली देखना, सिंस द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन both are what, both are public documents, okay, if both are public documents, it is presumed that every person who is getting into the contracting with the company has read the memorandum of association. Okay, is this clear? अब देखो यही आपको मॉड्यूल में यहाँ मिलेगा नेम क्लॉज, ठीक है, यही आपको मिलेगा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, जिसको डोमिसाइल क्लॉज भी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, ठीक है, कैपिटल क्लॉज, नॉमिनी क्लॉज, नॉमिनी बता रहा हूँ, एसोसिएशन क्लॉज, और ओपीसी के केस में आपके पास नॉमिनी क्लॉज भी आ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं नॉमिनी क्लॉज। और मेमोरेंडम जो होगा ये प्रिंट आपको करवाना पड़ेगा, एंड इट विल बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ नंबर्ड consecutively, and it will be signed by at least 7 person, and 2 in case of private company and 1 in case of a OPC। इसके अलावा यहाँ पर एक विटनेस भी होगा, एटलीस्ट 1 विटनेस, जो यहाँ पर अटेस्ट करेगा कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स इसके सामने साइन हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा it should be noted that the company being a legal person can act through its agent subscribe to the memorandum of association। अब इसका क्या मतलब हुआ, सपोज करो ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड इन्वेस्ट करना चाहती है बी लिमिटेड के अंदर, तो मुझे बताओ ए लिमिटेड खुद तो साइन करेगा नहीं बी लिमिटेड में, क्योंकि ए लिमिटेड कैसे साइन कर सकता है, इट्स अ लीगल पर्सन, वो खुद तो साइन करेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, ए लिमिटेड का कोई ना कोई यहाँ पर नॉमिनी होगा, वो कोई भी इंसान हो सकता है,
वो कंपनी का डायरेक्टर होगा और वो यहाँ पर बी लिमिटेड के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन करेगा ऑन बिहाफ ऑफ ए लिमिटेड। ये आया समझ में? ये आया समझ में? और आप देखो माइनर जो है, माइनर भी साइन नहीं कर सकता, तो माइनर के बिहाफ में कौन साइन करेगा? उसका गार्डियन। The guardian of the minor who subscribes to the memorandum will have to be deemed subscribed in his personal capacity। ये पॉइंट आता है, राइट। अब यहाँ पर ये पॉइंट बता हुआ है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जो बेसिकली कंपनीज एक्ट के बियॉन्ड हो, राइट। ये आगे आपके पास डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। तो अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है बियॉन्ड देयर पावर्स, राइट। तो अगर कंपनी के ने कोई भी ऐसा काम किया है which is in excess of the legal powers of the doer, तो वो बन जाएगा अल्ट्रा वायर्स। तो कंपनी का जो फंडामेंटल रूल है वो ये है कि एक जो कंपनी है, कंपनी अपने मेमोरेंडम को डिपार्ट नहीं कर सकता। कंपनी कैन नॉट डिपार्ट फ्रॉम द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, राइट। और अगर वो ऐसा करता है तो फिर बेसिकली यहाँ पर वो कंपनी के ऊपर void मैंने एप्लीकेबल नहीं होगा, इट इज गोइंग टू बी void। सो इट इज नॉट ओनली टू द डायरेक्टर्स बट आल्सो टू द कंपनी एंड इट विल बी wholly void and it will be inoperative in the law and therefore it will not be binding on the company, and on this account the company can be restrained from employing its fund for the purpose other than those which are sanctioned by the memorandum of association। कंपनी को यहाँ पर क्या होता है, एक तरीके से आपने बैंड कर दिया। और ये अच्छी बात भी है, इसको खराब भी बोल सकते हैं और अच्छी भी बात बोल सकते हैं। अच्छी बात ये है कि आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया कि वो मेडिसिन बनाएगा, अचानक से वो कंपनी दारू बनाने लग गया अपनी मर्जी से, तो यहाँ पर लॉ बोलता है ऐसा नहीं होगा क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये अल्ट्रा वायर्स हो जाएगा। तो आप डायरेक्टर्स को पर्सनली लाइबल करोगे और बोलोगे कॉम्पनसेट करो। तो ये एक आपके पास पॉइंट आता है। लेकिन खराब बात ये है कि अब अगर सपोज करो आपने जैसे मैंने गुप्ता टूर्स एंड ट्रेवल्स का एग्जांपल दिया, उसमें उसने ट्रांसपोर्ट का भी काम शुरू कर दिया, या लेट्स से उसने कुरियर वाला बिजनेस भी शुरू कर दिया, तो फिर वो अल्ट्रा वायरस हो गया। तो कई जगह सही भी है और कई जगह यहाँ पर वो खराब भी होता है। बट यहाँ पर सिंपल सा पॉइंट है, इट कैन बी रिस्ट्रेन्ड। ये देखो, इट कैन बी रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम कैरिंग ऑन अ डिफरेंट ट्रेड फ्रॉम द वन इट इज ऑथराइज्ड टू कैरी ऑन। और इम्पैक्ट क्या होगा इसका? ये जो कंपनी है, दिस कैन नाइदर बी स्यूड ऑन एन अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन नॉर इट कैन स्यू। तो अगर सपोज करो ट्रांसपोर्ट का काम गुप्ता जी ने शुरू कर दिया और गुप्ता जी ने किसी को पैसे दे रहे थे और गुप्ता जी अब वो पैसे नहीं दे रहे, तो सामने वाला उसके लिए वसूली नहीं कर सकता। और इसी तरह से अगर गुप्ता जी को पेमेंट करना है और गुप्ता जी पेमेंट नहीं कर रहे, तो गुप्ता जी के ऊपर भी केस फाइल नहीं होगा। सो आइदर neither the company can sue nor the company can be sued। और ऐसा क्यों? क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इट इज ओपन फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन। तो यहाँ पर ये माना जाता है कि जो भी इंसान कंपनी के साथ पढ़ रहा है और जो भी काम कर रहा है वो पढ़ के आया है मेमोरेंडम को, एंड इट इज डीम टू नो अबाउट द पावर्स ऑफ द कंपनी। और इसके बाद भी अगर वो एक अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन करता है तो वो उसकी गलती है एंड इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट द कंपनी। ये वाला एग्जाम्पल है, इसके अंदर आप वापस से इस एग्जाम्पल को आप रीड कर लेना। इसके अलावा ये पॉइंट देखो जो मैंने बताया, एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। सो एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायर्स टू द कंपनी इज void एंड इट कैन नॉट बी ratified बाय द shareholders। Such an ultra wires act can be regularized by ratifying sometimes it can be an act which is ultra wires can be regularized by ratifying it subsequently। पर वो क्या होना चाहिए? दैट शुड बी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जैसे अगर अल्ट्रा वायर्स टू द पावर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अल्ट्रा वायर्स टू द पावर ऑफ शेयर होल्डर, ये रेटिफाई हो सकता है। इफ इट इज अल्ट्रा वायर्स टू द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, देन द कंपनी कैन ऑल्टर द आर्टिकल्स एंड वो काम कर सकते हैं। लेकिन अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया तब तो आप गए, उसको आप किसी भी एंगल से अल्ट्रा वायर्स नहीं कर सकते। ये देखो, ये मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर इस चार्ट में बना के दे दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर आप यहाँ पर देखो तो आपके पास आता है ये वाला केस। सो एशबरी रेलवे कैरेज आयरन
कंपनी वर्सेस रिची, इनका केस था और काफी फेमस केस है। जब भी डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का बात होता है तो ये केस बार बार आता है। और इस केस में बेसिकली क्या हुआ था कि ये जो कंपनी है एशबरी रेलवे कैरेज आयरन कंपनी, इनके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ था टू मेक, सेल और लेंड हायर रेलवे कैरेज एंड वैगन्स टू बिजनेस, carry on the business of mechanical engineer and general contractor, to purchase, lease, sell work mines, and to purchase and sell merchants or agents coal, timber, metals, etc. ये यहाँ पर इनका पावर था। अब हुआ क्या, कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे ये कॉन्ट्रैक्ट करते किसके साथ, रिची के साथ। और रिची को क्या बोला, हम तुम्हें पैसे देंगे कि तुम कंस्ट्रक्शन करो रेलवे लाइन इन बेल्जियम। देखो यहाँ पर दो बातें हो रही है। एक तो होता है कि आपको यहाँ पर खुद को रेलवे जो लाइन है वो लगाने का पावर आपको मिल रहा है। तो देखो ये मैकेनिकल इंजीनियर जनरल कॉन्ट्रैक्टर है, अगर आप इसको देखो तो ये कंपनी खुद कर सकती है। लेकिन यहाँ पर कंपनी ने क्या किया, फाइनेंसिंग कर दिया। कंपनी ने रिची को पैसे दे दिए, बोला तुम ये कर दो, रेजोल्यूशन वगैरह सब कुछ पास हो गया। अब बाद में जाके कंपनी ने क्या कर दिया, इस कॉन्ट्रैक्ट को कर दिया कैंसिल, ठीक है, और बोला कि यार ये कंपनी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये है अल्ट्रा वायर्स। अब रिची को गुस्सा आ गया क्योंकि देखो उसको पैसे मिल गए थे काम करने के लिए, अब उसके पास से पैसे चले गए। तो रिची ने बोला ऐसे कैसे आप लोग इसको कॉन्ट्रैक्ट को बंद कर सकते हो। तो रिची क्या किया, रिची कोर्ट में केस फाइल कर दिया और उसने बोला ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि देखो कंपनी ने प्रॉमिस किया था वो मुझे पैसा देगा और बाद में उसने मेरे को पैसा नहीं दिया, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डैमेजेस वगैरह मुझे पे करो। तो उसने ये बोला था कि देखो ये जो कंपनी का टर्म है जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स, इसके अंदर ये वाला पॉइंट भी आ जाता है, विद इन द पावर्स, राइट। तो इन दैट केस फिर यहाँ पर बोला गया कि इसके अलावा मोर ओवर इट कैन ऑल्सो बी रेटिफाइड बाय द मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स, कि कोई बात नहीं ठीक है अल्ट्रा वायर्स था तो था, लेकिन इट कैन ऑल्सो बी रेटिफाइड बाय द मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। लेकिन फिर ये कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, कोर्ट हेल्ड दैट दिस कॉन्ट्रैक्ट वाज नल एंड वॉइड, एंड सिंस दिस इज नल एंड वॉइड, तो यहाँ पर जनरल कॉन्ट्रैक्टर में फाइनेंसिंग का बिजनेस हम इंक्लूड नहीं कर सकते, और ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड, और रिची को यहाँ पर कोई भी डैमेजेस वगैरह का पेमेंट नहीं मिला। आप बताइए क्या ये क्लियर हुआ, राइट। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स के ऊपर, तो वहां पर आप डेफिनेटली ये लिख के आ जाना, लाइक इट वाज डिसाइडेड इन द केस ऑफ एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रिची। ईयर का नाम याद रहे तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये देख लेना, और अगर ये भी याद नहीं रहे तो आप ऐसे लिख देना, एज डिसाइडेड इन वन ऑफ द फेमस case law, court held that the ultra wires act is null and void। ये लाइन जरूर लिखना, it is null and void, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, it is null and void, ठीक है। is this clear? okay, अब देखिए, an ultra wires act can never be binding on the company, ठीक है, and it cannot become intra wires by the reason of estoppel, acquaintance, lapse of time, delay, ratification, मतलब किसी भी तरीके से आप कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आप पूरे सिनेरियो को सम अप कर दो तो आप ये देखो, the whole position regarding the doctrine of ultra wires is this, that when an act is performed which is legal, देखो वैसे लीगल है, पैसा फाइनेंसिंग करना लीगल था रिची वाले केस में, लेकिन अगर वो ऑथराइज्ड नहीं है, बट इफ इट इज नॉट ऑथराइज्ड बाय द ऑब्जेक्ट क्लॉज of the memorandum of association, in that case ये बन जाएगा अल्ट्रा वायर्स, hence it will be null and void। इसके अलावा अगर एक अल्ट्रा वायर्स एक्ट है, the company cannot ratify even if by unanimous consent। unanimous का क्या मतलब होता है, 100%। और अल्ट्रा वायर्स एक्ट अगर होगा बाय द डायरेक्टर बट इंट्रा वायर्स द कंपनी, मतलब डायरेक्टर के जो पावर्स थे उससे ज्यादा, मतलब डायरेक्टर्स को आपने लिमिट दे के रखा हुआ था कि आप 10 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट करना, डायरेक्टर 15 लाख का कॉन्ट्रैक्ट करके आ गया, तो ये हो गया अल्ट्रा वायर्स टू द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। लेकिन हाँ वो काम वही करके आया, कॉन्ट्रैक्ट उसी का ही करके आया जिस चीज के अंदर कंपनी का बिजनेस है, तो हम उसको बोलेंगे इट इज स्टिल इंट्रा वायर्स द कंपनी। तो यहाँ पर डेफिनेटली मेंबर्स जो है वो उसको
रेटिफाई कर सकते हैं। बट ध्यान रखना, अल्ट्रा वायर्स टू द कंपनी, दैट इज अल्ट्रा वायर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इट कैन नॉट बी डन. Same way, if any act is ultra vires to the articles of association, it can be ratified by altering the articles by passing a special resolution in the general meeting. तो यहाँ पर disadvantage है and this outweighs the main advantage. तो basically इससे क्या फायदा होता है, कंपनी के शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स को फायदा होता है. ठीक है, इससे बेसिकली कंपनी, जैसे मैंने आपको बताया, आपसे पैसे लिए, बोला दवाई बनाएंगे और बनाने लग गए दारू, तो ये काम नहीं हो पाएगा. कल को अगर ऐसा कंपनी करती है तो आप केस फाइल कर सकते हो और बोल सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन आपने किया है, ये ट्रांजैक्शन आपका क्या है, गलत है. सो हियर यू कैन sue the company and recover your money. नेक्स्ट आपके पास आता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. ये आपका दूसरा चार्टर डॉक्यूमेंट है और ये बेसिकली क्या है, दीज आर कंपनीज रूल्स एंड रेगुलेशंस. इसीलिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड अगर आप जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑल्टर कर सकते हो उसको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके और रेटिफाई कर सकते हो. सो ये बेसिकली फ्रेम किया गया है विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी. जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है जो कंपनी के फंडामेंटल कंडीशंस को बताता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी के इंटरनल रेगुलेशंस को बताएगा. ठीक है, द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन विल प्रोवाइड द इंटरनल रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी. अब इसको अगर आप देखो, द आर्टिकल्स प्ले सब्सिडरी टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है. द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्ले सब्सिडरी थ्रू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके पास है कंपनीज एक्ट 2013, इसके नीचे आपको मिलेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और इसके नीचे आपको मिलेगा आर्टिकल्स ऑफ association. So they accept the memorandum as the charter of incorporation and so by accepting articles proceed the define the duties. Basically देखो articles क्या बताता है, it defines the duties, the rights and the powers of the governing body as between themselves. आपस में members कैसे रहेंगे, and between the company, एक member और company. और otherwise अगर मैं आपको बताऊं तो articles of association is nothing, it is just a contract between the company and members. It is a contract between the members and the company. ठीक है, इनके बीच में ये रहता है कि ये बिजनेस किस तरीके से करेंगे, what is going to be the mode and form in which the business of the company is to be carried on and the mode and the form within which the changes in the internal regulations would be made from time to time. तो ये आपके provisions आते हैं articles of association के लिए. So the document containing the articles of association is a business document and is to be construed strictly. It regulates, ये देखो, it regulates the domestic management of the company and it creates the rights and obligations between the members and also the company. तो वो rights and obligations कैसे create होता है, because it is a contract. Okay. फिर आप देखिए, the articles of association are in fact the bylaws of the company according to which the director and other officers are required to perform their functions. तो जैसे जैसे उनको articles of association के लिए जैसे जैसे पावर दिया है उस हिसाब से ही ये सारा का सारा काम वहां पे करेंगे. एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑडिटर टू स्टडी देम. फॉरगेट ऑडिटर, कोई भी कंपनी के साथ अगर आप काम करते हो तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंपनी के मेमोरेंडम के साथ में कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को भी अच्छे से पढ़ो. और अगर आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करना है, इफ यू वांट टू डू द ऑल्टरेशन ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, you need to pass a special resolution. Make sense guys? Make sense? Okay. Section 5 जो है कंपनीज एक्ट का, वो यहाँ पर बताता है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में it will contain the regulations, management of the company. It will also contain the matters जहां जहां पर कंपनीज एक्ट ने प्रोविजन में लिखा हुआ है कि देखो इन चीजों के लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को देखना, तो उन चीजों के लिए आप अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर सारे पॉइंट्स डालोगे. इसके अलावा यहाँ पर एक क्वेश्चन आप अलग से एक्सपेक्ट कर सकते हो एंट्रेंचमेंट के ऊपर. ठीक है, एक अलग से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है एंट्रेंचमेंट के ऊपर. अब एंट्रेंचमेंट का क्या मतलब होता है, पहले उसको समझ लो तो ये आपके लिए बिल्कुल ही ईजी सा हो जाएगा. ठीक है,
एंट्रेंचमेंट का मतलब होता है कि आप और स्ट्रिक्ट प्रोविजन डाल सकते हो। हमने अभी चेक किया था ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन। मुझे बताओ स्पेशल रेजोल्यूशन स्ट्रिक्ट है कि ऑर्डिनरी? विच रेजोल्यूशन इज मोर स्ट्रिक्ट, स्पेशल रेजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन? स्पेशल रेजोल्यूशन, क्योंकि आप देखो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में मतलब अगर एक कंपनी के अंदर 100 लोग हैं तो 51 अगर अग्री कर जाते हैं तो हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया। लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए 51 से काम नहीं चलेगा, हमें 75 लोगों का एक्सेप्टेंस चाहिए होगा। अब आप क्या कर सकते हो, आप अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर कुछ पॉइंट्स ऐसे डाल सकते हो जिसके लिए आप क्या बोलोगे कि नहीं, हम इन इन चीजों के लिए सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन से काम नहीं चलेगा, इन इन चीजों के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन की बजाय हम और स्ट्रिक्ट रेजोल्यूशन डाल सकते हैं। तो आप बोलोगे वहां पे इंस्टेड ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन यहाँ पर हमें क्या पास करना होगा, आप बोलोगे इन चीज के लिए हमें 90% का वोटिंग चाहिए, इन चीजों के लिए हमें 95% का वोटिंग चाहिए, इन चीजों के लिए हमें 100% वोटिंग चाहिए। आप इस तरह से करके प्रोविजन अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में डाल सकते हो। अब आप बोलोगे सर कोई जानबूझ के ऐसा प्रोविजन क्यों डालेगा एंट्रेंचमेंट का, कि सर हम तो एसआर भी नहीं चाहेंगे, हम तो चाहेंगे सारे के सारे रेजोल्यूशंस ऑर्डिनरी हो और फटाफट से काम हो जाए, है कि नहीं? आप स्पेशल भी नहीं चाहोगे क्योंकि स्पेशल में और चांसेस कम है कि वो, देखो एक बार को ऑर्डिनरी तो फिर भी पास हो जाएगा, बट स्पेशल को पास कराना डिफिकल्ट है क्योंकि और लोगों का आपको कंसेंट चाहिए। और एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल के अगर आप उसको 80, 90, 95 ऐसा करते हो तब तो सर और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा लोगों का कंसेंट लेना। तो सर ऐसे तो डिसीजन लेना काफी और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो कोई ऐसा क्यों करेगा? तो देखो लॉ मेकर्स जानबूझ के ये प्रोविजन कंपनीज एक्ट में डाला, और इसका सिंपल रीजन अगर मैं आपको बताऊं तो ये था कि देखो किसी कंपनी के अंदर आपके फॉर एग्जाम्पल आपके पास कंपनी के अंदर 40% शेयर्स है और सामने वाली पार्टी के पास 60% शेयर्स है। आप मुझे बताओ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन अगर कंपनी को पास करना है तो क्या आप एग्जिस्ट भी करते हो? क्या आप एग्जिस्ट भी करते हो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए, या अकेले ये इंसान खुद ही ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर देगा? आप बताओ। देखो दो तीन सिचुएशंस हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आपको देखो सिंपल पॉइंट बताता हूँ। एक सिचुएशन में आपको यहाँ पे देता हूँ, कंपनी के अंदर दो मेंबर्स हैं, एक है गौरव, ठीक है, एक कंपनी के अंदर है अनुश्री। गौरव के पास कंपनी के 60% शेयर्स है, अनुश्री के पास 40% शेयर्स है। आप मुझे बताओ अगर इस कंपनी को ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है तो क्या गौरव अनुश्री से कुछ बात भी करेगा या खुद ही पास कर देगा? वो तो खुद ही रेजोल्यूशन पास कर देगा क्योंकि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए क्या चाहिए आपको, 50.01% या उससे ज्यादा, और गौरव के पास तो 60 है। तो बेसिकली अनुश्री हाँ करे या ना करे, कंपनी के ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, अगर कंपनी के अंदर एसआर पास करना है तो फिर गौरव को यहाँ पर अनुश्री से बातचीत करनी पड़ेगी और अनुश्री को कन्विंस करना होगा कि वो भी अग्री कर जाए। ठीक। अब आपको मैं एक और सिनारियो बताता हूँ। अब सेकंड सिनारियो में आप देखो, गौरव के पास है 80% शेयर्स और अनुश्री के पास है 20% शेयर्स। अब मुझे बताओ क्या गौरव अनुश्री से बात भी करेगा? क्या गौरव अनुश्री से बात भी करेगा? क्या गौरव अनुश्री से बात भी करेगा? आंसर इज नो। क्योंकि गौरव बोलेगा देखो ओआर तो मैं वैसे ही अकेले पास कर सकता हूँ, मैं एसआर भी अकेले पास कर सकता हूँ। अब यहाँ पर आप मुझे बताओ अनुश्री के साथ गलत नहीं हो रहा है कि देखो उसने भी 20% पैसा लगाया है, बट उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है कंपनी पे, कोई सही नहीं है। तो ऐसे सिनेरियो में कंपनी के अंदर क्या प्रोविजन डाल दिया गया है, कंपनी के अंदर एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन डाल दिया। देखो कल को अगर गौरव एसआर पास कर दे और बोले चलो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को मैं अमेंड करता हूँ
और मैं यहाँ पर बिजनेस में मेडिसिन के साथ में मैं यहाँ पे अल्कोहल भी बनाऊंगा, राइट ना। अनुश्री इज नॉट ओके विद दैट, गौरव बोलता है नहीं ओके तो कोई बात नहीं, ठीक है छोड़ दो, मेरे को शेयर्स बेच दो। शेयर का फेयर वैल्यू है लेट्स से 1200 रुपया, मैं तुम्हें अनुश्री 10 रुपया देता हूँ, चलो अच्छा चलो 2 रुपया का प्रीमियम भी दे देता हूँ, मैं 12 रुपया दूंगा। क्या अनुश्री के पास कोई भी ऑप्शन होगा? ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होगा। और पास्ट में लॉ मेकर्स ने देखा कि इस तरह के सिचुएशंस आए, तो कंपनी के अंदर क्या बोला कि आप एक काम करो, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर प्रोविजन डाल दो, किसका? एंट्रेंचमेंट का, जहां पर आप बोलो कि इन इन मैटर्स के ऊपर, अब ये कंपनी के ऊपर है कि किन मैटर्स के ऊपर कंपनी एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन को डालना चाहती है और क्या परसेंटेज रखना चाहती है। तो बेसिकली एंट्रेंचमेंट का मतलब है दैट कंपनी इज फ्री टू हैव अ मोर स्ट्रिक्ट प्रोविजन एज कंपेयर टू दैट रिक्वायर्ड इन स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर अ पर्टिकुलर रेजोल्यूशन। क्या आपको ये क्लियर हुआ? क्या आप लोगों को ये क्लियर हुआ? ठीक है, तो देखो द आर्टिकल्स ऑफ द आर्टिकल्स में देखो, सबसे पहली बात तो ये है, ऐसा जरूरी नहीं है हो, बट द आर्टिकल्स में कंटेन द प्रोविजन ऑफ एंट्रेंचमेंट टू द इफेक्ट दैट specified provisions of the articles may be altered only if the conditions or the procedures that are more restrictive than those applicable in the case of special resolution are met or complied with। मिला समझ में? ये पॉइंट आया? अदरवाइज क्या चाहिए? खाली एसआर ही चाहिए, लेकिन आप इसमें एसआर से ज्यादा प्रोसेस डाल सकते हो। फिर आप देखो द मैनर ऑफ इंक्लूजन इन द एंट्रेंचमेंट प्रोविजन, तो यहाँ पर अगर आपने कोई नई कंपनी बनाई है तब तो आप एक काम करो, शुरू से ही उसके अंदर आप डाल सकते हो। लेकिन अगर आपने नई कंपनी नहीं बनाई तो फिर इन दैट केस एग्जिस्टिंग कंपनी, सपोज आज अगर रिलायंस अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन डालना चाहे तो रिलायंस क्या कर सकता है? देखो इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी, ठीक है, वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके डाल दे, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो सारे के सारे मेंबर्स अग्री करें, so it can be included by all the members of the company in case of a private company and special resolution in case of a public company। आप बताओ, is this clear? और जब भी आप इस तरह से करके एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन बनाओगे तो आप आरओसी को इंटीमेट करोगे, रजिस्ट्रार को आप इंटीमेट करोगे कि देखो हमने ये प्रोविजन एंट्रेंचमेंट का इसमें डाला है, या इस एंट्रेंचमेंट के प्रोविजंस को हम अपने यहाँ से डिलीट कर रहे हैं। तो जो भी प्रोविजन होगा दैट यू आर गोइंग टू मेंशन इन योर फॉर्म, और आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर उसको इंक्लूड करते ही आरओसी को इन्फॉर्म करोगे। ओके, फिर आपको बताया है फॉर्म्स ऑफ द आर्टिकल्स। तो जैसे मैंने आपको बताया था शेड्यूल 1 के अंदर प्रोविजन है, वैसे ही यहाँ पर देखो शेड्यूल 1 के अंदर वहां था टेबल ए बी सी डी ई, यहाँ पर एफ जी एच आई जे। इन द शेड्यूल 1 आप ये रख सकते हो, और कंपनी वो मॉडल आर्टिकल्स को अडॉप्ट कर सकता है, मतलब नीड नॉट मेक अ कॉपी ऑफ ऑल द आर्टिकल्स, स्ट्रेट अवे वो खाली क्या बोले, जो मॉडल आर्टिकल्स है जो यहाँ पे टेम्पलेट है उसी को यहाँ पर कर दे। एंड कंपनीज विच आर रजिस्टर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, तो वो अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन वगैरह को मॉडिफाई करे एज पर द रूल्स, और जो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। तो मेन यहाँ पे देखना, आपको एंट्रेंचमेंट के ऊपर स्पेशल एक अलग से क्वेश्चन मिल सकता है सिर्फ एंट्रेंचमेंट के ऊपर, तो आप ध्यान रख लेना दैट द कंपनी कैन ऑल्टर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड इंक्लूड द प्रोविजन ऑफ एंट्रेंचमेंट where it can mention that the articles of association or certain provisions of articles of association can be altered only if the conditions are more restrictive than those applicable in case of a special resolution। okay, और एग्जिस्टिंग कंपनी, नई कंपनी तो बाय शुरुआत जैसे ही इनकॉर्पोरेट होगा तब से इंक्लूड करके रख सकती है। और अगर एक ऐसी कंपनी है जो एग्जिस्टिंग है और अब वो अगर इंक्लूड करना चाहे तो यहाँ पर फिर से प्राइवेट कंपनी में सारे मेंबर्स को अग्री करना पड़ेगा, और पब्लिक कंपनी के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आप ये प्रोविजन को अपने इंक्लूड कर सकते हो। चलिए फिर देखिए आप यहाँ पे दोनों में क्या डिफरेंस है मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलता है। सबसे पहला तो यहाँ पे आता है ऑब्जेक्टिव। तो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है
वो कंपनी के लिमिट्स को बताता है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को बताता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रूल्स एंड रेगुलेशंस को बताता है। देखो, मेमोरेंडम, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, आर्टिकल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस। रिलेशनशिप देखो, company with the outside world, memorandum company with the outside world, articles is company and its member, कि आपको पहले ही बताया था। ऑल्टरेशन, दोनों के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, लेकिन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को अगर पास करना है तो सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन। मेमोरेंडम को अगर ऑल्टर करना है तो हो सकता है आपको कई जगह रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल लगे, कई जगह नेशनल कंपनी लॉ का ट्राइब्यूनल लगे, बट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर ओनली स्पेशल रेजोल्यूशन। मेमोरेंडम में ध्यान रखना स्पेशल रेजोल्यूशन और उसके अलावा आपको आउटसाइड अथॉरिटी का भी जरूरत पड़ेगा, लेकिन मेमोरेंडम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसा नहीं होगा। देन यू हैव अल्ट्रा वायर्स। तो अगर अल्ट्रा वायर्स टू मेमोरेंडम void ab initio, अल्ट्रा वायर्स टू द स्पेशल रेजोल्यूशन, अल्ट्रा वायर्स टू द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इट कैन बी ऑल्टर्ड बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन। ये क्लियर हुआ गाय? ये क्लियर हुआ? ओके। नेक्स्ट अगर आप देखो तो आपके पास आता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो देखो, दो डॉक्ट्रिन आपने पढ़े, एक आपने पढ़ा डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स और एक अब आप पढ़ रहे हो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो जहां डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स आउटसाइडर्स से कंपनी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। देखो, रिची वाले केस में रिची कुछ नहीं कर पाया, कंपनी प्रोटेक्ट हो गया। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट उल्टा है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट करता है किसको? आउटसाइडर को फ्रॉम द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। तो अगर मैं यहाँ पर आपको इसका डायग्राम अगर या बना के दूं, तो आप इसमें देखो, द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, ओके, ये प्रोटेक्ट करेगा, दिस इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द कंपनी फ्रॉम आउटसाइडर्स। और यही अगर आप डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट देखोगे तो ये प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर्स फ्रॉम द कंपनी, या कंपनी के इरेगुलरिटीज को, ठीक है। तो आपको ये देखना है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के अंदर क्या होता है, हम बोलते हैं कि जो आउटसाइड वर्ल्ड है उनको डॉक्ट्रिन मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का पूरा नॉलेज है, वो उसको पढ़ के फिर यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था, आप आरओसी के पास जा सकते हो, सारे डॉक्यूमेंट्स आरओसी के पास है, आप फीस पे करो और आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप बात करते हो, ये तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस का है, ठीक है, ये सारा कंस्ट्रक्टिव नोटिस का है। यहां से आता है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस है। अब डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अगर आप देखो, तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज बेसिकली योर एक्सेप्शन, ओके, इट इज एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर प्रोटेक्शन किसको मिल रहा है? आउटसाइडर्स को। सो इन दिस केस outsiders are deemed to have notice of the internal affairs of the company. In no sense it says that outsiders needs to have a deemed notice about the internal affairs of the company. तो सपोज करो कंपनी ने कोई चीज मेमोरेंडम के बियॉन्ड किया, तो हम आउटसाइडर को बोलेंगे तुम मेमोरेंडम को पढ़ के आना चाहिए था, तुमने नहीं पढ़ा, तुम्हारी गलती। लेकिन सपोज करो कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस के बियॉन्ड कंपनी कोई काम करती है, तो कंपनी बाद में ये नहीं बोल सकती कि देखो ये तो हमारे रूल्स के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंपनी को बोला गया है कि यहाँ पर आउटसाइडर को प्रोटेक्शन मिलेगा। हियर द आउटसाइडर विल बी सेव्ड, प्रोटेक्टेड फ्रॉम दीज इरेगुलरिटीज। जो भी इरेगुलरिटी है वो कंपनी के अंदर है, तो आउटसाइडर क्यों उस चीज के लिए भुगते? जैसे आप एक एग्जाम्पल लो, वहां पर ऐसे लिखा हुआ है, कंपनी के आर्टिकल्स में ऐसा लिखा हुआ है कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दो डायरेक्टर साइन करेगा, ठीक है। अब कंपनी का एक डायरेक्टर गया, वो साइन करके आ गया, ये दूसरा डायरेक्टर है, ये भी साइन करके आ गया। कंपनी में टोटल 5 डायरेक्टर थे, लेकिन ये वाला जो डायरेक्टर था, ये डायरेक्टर ऑथराइज्ड नहीं था, सिर्फ ये वाला डायरेक्टर ऑथराइज था। तो अब इस केस में कंपनी बाद में जाके बोले, वो रिची वाले केस की तरह,
कि यार ये तो जो अग्रीमेंट साइन हुआ है ये अग्रीमेंट गलत है, वॉइड है। क्यों? क्योंकि ये जो डायरेक्टर था ये तो ऑथराइज था, लेकिन जो दूसरा वाला डायरेक्टर है ये ऑथराइज्ड नहीं था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। चलो ये कॉन्ट्रैक्ट को आप सेट असाइड करो, कोई डैमेजेस वगैरह नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कौन सा डॉक्ट्रिन लगेगा? यहाँ लगेगा आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डज दिस मेक सेंस गाइस? डज दिस मेक सेंस? यहाँ पर फिर कंपनी को क्या बोला जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ता ये आपके अंदर का इरेगुलरिटी है, वेदर ये ऑथराइज्ड है कि नहीं है। आप मुझे बताओ ये आपके कंपनी का डायरेक्टर है या नहीं है? हाँ है। अगर है और इसने आके अगर डॉक्यूमेंट को साइन किया है तो फिर ये वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा। बाकी आप अपने कंपनी के अंदर देखो कि आपका अंदर का क्या इशू है। सो फॉर इंस्टेंस, इफ एन एक्ट इज ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आउटसाइडर इज एंटाइटल्ड टू अस्यूम दैट ऑल द डिटेल्ड फॉर्मेलिटीज हैव बीन ऑब्जर्व। तो बस उसको ये देखना है कि एमओए और एओए के विद इन काम हो रहा है। इसके अलावा अगर उसको और कुछ प्रोविजन है और कुछ फॉर्मेलिटीज है, वो सब उसको देखने का जरूरत नहीं है। इसको टर्कान रूल भी बोलते हैं। और क्यों टर्कान रूल बोलते हैं? क्योंकि द रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कान के केस में ऐसा हुआ था। और क्या हुआ था यहाँ पर आप देखो, तो मिस्टर टर्कान जो है वो ऑफिशियल मैनेजर थे, लिक्विडेटर थे एक इंसॉल्वेंट कंपनी के। ठीक है, अब कंपनी इन्हें इनकॉर्पोरेट किया था। ठीक है, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया था और कंपनी ने एक बॉन्ड साइन किया था 2000 पाउंड का। और ये पाउंड किसको दिया था? रॉयल ब्रिटिश बैंक को, जिससे कि कंपनी ने अपने ओवरड्राफ्ट को सिक्योर करके रखा था, जो ड्राइंग्स करके रखा था। अब ये जो बॉन्ड था, दिस वाज अंडर द कंपनी सील। ठीक है, एंड दिस वाज साइंड बाय द टू डायरेक्टर्स एंड द कंपनी सेक्रेटरी। लेकिन जब कंपनी ने ये केस फाइल हुआ, तो व्हेन द कंपनी वाज स्यूड, मतलब ये जब डिफॉल्ट हुआ, रॉयल ब्रिटिश बैंक ने जब केस फाइल किया, तो यहाँ पर बेसिकली क्या बोला गया कि कंपनी ने जो पैसा बोरो किया है दैट इज बियॉन्ड द बोरोइंग लिमिट्स ऑफ द कंपनी। अब बियॉन्ड द बोरोइंग लिमिट्स का क्या मतलब है? डायरेक्टर्स ने जो बोरोइंग लिमिट सेट करके रखा था, जैसे इस केस में डायरेक्टर्स ने सपोज 1200 पाउंड सेट करके रखा था, तो 2000 का बॉन्ड तो कंपनी कैसे पास कर सकता है? तो ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ही गलत है यार। When the company was sued, it was alleged that it is a registered deed of the settlement. Directors had only the power to borrow up to an amount authorized by the company's resolution, and a resolution has been passed not specifying how much amount the directors could borrow. तो जब आपने वो अमाउंट को स्पेसिफाई नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो फिर यहाँ पर क्या बोला जाएगा कि यार अब आप ये जबरदस्ती की बदतमीजी कर रहे हो, और यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लग जाएगा। एंड इट वाज हेल्ड दैट ये जो बॉन्ड है ये क्या है? दिस इज एब्सोल्युटली वैलिड एंड द रॉयल ब्रिटिश बैंक could enforce the terms. He said that the bank was deemed to be aware of the directors could borrow only up to the amount resolution allowed everything. बट कोर्ट ने यहाँ पर क्या बोला? तो कंपनी तो ऑब्वियसली यही चाहेगी ये बोलने का कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने क्या बोला कि यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का रूल लगेगा, क्योंकि ये जो भी है वो कंपनी की तरफ से प्रॉब्लम है, कंपनी के इंटरनल वर्किंग्स में है। तो कंपनी मतलब बैंक से ये उम्मीद नहीं किया जा सकता कि वो कंपनी के इंटरनल वर्किंग्स को जाकर देखे। कंपनी का काम ये है, मतलब ये जो बैंक है इसका काम ये है कि वो खाली कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को देखे। अगर मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बराबर बैठ रहा है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, आप आराम से इसको फिट इन कर सकते हो। गाइस, इज दिस क्लियर? अब इसके 3 एक्सेप्शंस हैं। कई बार एग्जाम में इंडोर मैनेजमेंट कई बार आपको क्वेश्चन में मिलेगा और इनके 3 एक्सेप्शन भी होंगे। पहला क्या है कि आपको इरेगुलरिटी के बारे में पता था। तो अगर आपको इरेगुलरिटी के बारे में पता है, जैसे इस केस में आपको पता है कि कंपनी 1200 पाउंड ही विड्रॉ कर सकती है और आपने फिर भी 2000 पाउंड उनको अलाउ कर दिया, तो फिर आप कंस्ट्रक्टिव नोटिस नहीं लगा सकते, मतलब इंडोर मैनेजमेंट नहीं लगा सकते, तब तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस ही हो जाएगा। देखो कंस्ट्रक्टिव नोटिस का क्या मतलब कि आपको पता है या आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको पता है। दूसरा वाला है आपको पता होना चाहिए, सस्पेशन ऑफ एन इरेगुलरिटी, आपको शक हो जाना चाहिए था। जिस तरीके से कंपनी ने ट्रांजैक्ट किया या जो भी कुछ काम हुआ उसमें आपको पता हो जाना चाहिए था। कंस्ट्रक्टिव नोटिस आपको होना चाहिए था इसका, अगर आप अलर्ट रहते, मतलब आप यहाँ पे
बेसिकली जैसे हम कैवियर टेम्पटर नहीं लगाते, ये कैवियर टेम्पटर जैसा पॉइंट हो जाएगा कि आप जब कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो इस इरेगुलरिटी के बारे में आपको शक होना चाहिए था, तो आपको अलर्ट होके यहाँ पर कंपनी के साथ ट्रांजैक्ट करना चाहिए था। लेकिन क्योंकि आपने वो ट्रांजैक्ट प्रॉपरली नहीं किया, तो अब अगर ये इरेगुलरिटी है तो ये वॉइड, मतलब बेसिकली जो ट्रांजैक्शन है वो वॉइड हो जाएगा और कंपनी के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा। क्योंकि ऑब्वियस सा बात है, इफ एनीथिंग विच इज डन which is not usual, it is an unusual activity or which is not done in the ordinary course of business, तो ये आउटसाइडर की ड्यूटी हो जाती है कि वो नेसेसरी इंक्वायरी करे, ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये सारा चीज। तो यहाँ आप टर्कन रूल नहीं लगाओगे। और तीसरा आता है फॉर्जरी। फॉर्जरी का क्या मतलब हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था कंपनी के 2 डायरेक्टर्स का सिग्नेचर का जरूरी है, तो D1 का तो सिग्नेचर सही है, D2 के सिग्नेचर फॉर्ज कर दिए गए, मतलब जाली सिग्नेचर यहाँ पे मार दिए गए। अब अगर ये जाली सिग्नेचर मार दिए गए तो अगेन इन दैट केस, अब देखो रॉन्ग सिग्नेचर फॉर्ज सिग्नेचर के लिए तो आप D2 को लाइबल नहीं कर सकते ना, और ना ही कंपनी को लाइबल कर सकते हो। तो इन दैट पर्टिकुलर केस ये ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा, दिस विल आल्सो बी नल एंड वॉइड। जैसे ये वाला केस था, इस वाले केस में कंपनी सेक्रेटरी ने गलत सिग्नेचर मार के, डायरेक्टर के गलत सिग्नेचर मार के शेयर सर्टिफिकेट को इशू कर दिया था। तो बाद में ये इट वाज हेल्ड कि ये जो कंपनी ने यहाँ पर सर्टिफिकेट इशू किया है, दिस इज व्हाट, दिस इज वॉइड। ओके, इज दिस क्लियर? ओके, विद दिस वी आर डन विद आवर कंपनी लॉ। हमारा कंपनी लॉ वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ कि आप लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ के पास्ट ईयर क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करोगे और फिर मैं उसको क्लास में कर पाऊंगा। आई एम स्टिल वेटिंग, अभी तक मुझे रिप्लाई नहीं आया है आप लोगों का कि आप लोगों ने सेल ऑफ गुड्स एक्ट के क्वेश्चंस खुद से कर लिए कि नहीं। आई एम स्टिल वेटिंग, आप लोग नहीं पढ़ोगे तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा उसको। कंपनी लॉ कंप्लीट हो गया है। जिस दिन आप लोग कंपनी लॉ के पास्ट ईयर क्वेश्चंस को खुद से देख लो, मुझे मैसेज कर देना कि हाँ सर ये हमारी तरफ से हो गया है, तो फिर यहाँ पर मैं इसको कंपनी लॉ के भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लूंगा। अब नेक्स्ट हम लोग जब स्टार्ट करेंगे हमारे अगले लेक्चर में मंडे को, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। सो दैट्स इट फॉर योर today's lecture. Take care. Bye bye.